साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्यूटर का एक कोर्स ज्वाइन कर ले बेसिक से एडवांस लेवल तक अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर, तो वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट कोर्स से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यहां आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट सब मिलेगा, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, पीडीएफ, सब कुछ यहां पर देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं सेशन के साथ। और प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज 11 कमांड इज यूज्ड टू ओपन सेटिंग्स। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 11 कमांड सेटिंग्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, और अगर विंडोज 11 की बात करें तो यहां पर सेटिंग्स के लिए विंडोज प्लस आई का यूज होता है। और मैंने आपको इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी कि जब भी सेटिंग की बात होगी तो सेटिंग आंखों से की जाती है, और आंखों का मतलब आई, यानी विंडोज प्लस आई, दैट इज फॉर सेटिंग। याद है ना आपको? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। एमएस एक्सेल से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, है ना। जितने भी अभी तक आप लोगों ने हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनको देखा हो तो आपने देखा होगा कि एक्सेल के क्वेश्चन सबसे ज्यादा होते हैं। बिग डेटा, हडूप, है ना, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि यही लेटेस्ट ट्रेंड भी है। तो आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चंस को। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल इक्वल्स टू मिड लाइब्रेरी, 4,2, है ना। अभी हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी में, यही वाला। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू मिड लाइब्रेरी, 4,2 का आउटपुट क्या होगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी यहां पर स्ट्रिंग दी हुई है ना, जो भी नाम दिया हुआ है, क्या है, लाइब्रेरी। लिख लीजिए लाइब्रेरी, LIBRARY। अब यहां पर इस पर नंबरिंग कर लीजिए। L पहले पोजीशन पर है तो 1, I दूसरे पर है तो 2, B थर्ड पर है तो 3। इस तरीके से आपने लाइब्रेरी लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, क्योंकि टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं लाइब्रेरी में, 7। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4,2, यानी फोर्थ वाले कैरेक्टर से शुरू करिए और 2 कैरेक्टर को लिख दीजिए। तो फोर्थ में कौन सा कैरेक्टर है, R, और 2 कैरेक्टर कौन से होंगे, R और A, यानी फोर्थ और फिफ्थ वाले 2 कैरेक्टर को आपको साथ में लेना है। यानी फोर्थ और फिफ्थ मतलब RA। तो आंसर बन जाएगा आपका क्या, स्टार्ट पोजीशन 4 होगी जो कि R है, और 2 कैरेक्टर्स को लेना है, टेक 2 कैरेक्टर्स। तो R के बाद दूसरा कैरेक्टर क्या है, A, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा RA, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। समझ में आ गया कैसे करेंगे। पहले जो नाम है वो लिखेंगे, लाइब्रेरी लिख लिया, फिर इसमें कितने कैरेक्टर्स आते हैं वो लिख लिया, इनकी पोजीशन 1 से लेकर 7 तक। फोर्थ पोजीशन क्या रहा है, फोर्थ पर क्या है, R, 2 कैरेक्टर्स लेने हैं R से, तो एक हो गया R और एक हो गया A, यानी RA इज द आंसर। अगर समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन और करिए, बताइए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इक्वल्स टू मिड एलिफेंट 2,3। बताओ बेटा क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही। अब आपने कहा कि सर यहां पर एलिफेंट है, इसका मतलब सबसे पहले एलिफेंट में कितने कैरेक्टर्स हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये लिख लेते हैं। तो ELEPHANT लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं एलिफेंट में, 8। नंबरिंग कर ली। स्टार्ट किससे करना है, दूसरे से, दूसरे प्लेस पर है L, और L से लेकर 3 कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, यानी LEP, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा, तीसरा और चौथे पोजीशन पर क्या है, LEP। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 2, दैट इज L, टेक 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स को लेंगे L से, तो L हो गया, E हो गया और P हो गया, यानी द आंसर इज LAP। वेरी गुड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करिए अगर समझ में आ गया है तो।
व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का आउटपुट क्या होगा, इक्वल्स टू मिड कंप्यूटर 5,2। फिर से सबसे पहला काम कंप्यूटर लिख लेंगे, और कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू कहां से करेंगे, पांचवें से, पांचवा क्या है U, और कितने कैरेक्टर्स लेंगे पांचवें से, 2, यानी U और T, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो टेक 2 कैरेक्टर्स दैट इज UT, और UT का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज दी राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो अब इस पर आइए। 3 क्वेश्चन हम लोग ने समझ लिए, अब गलती तो नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल से, विच फंक्शन कंबाइन द टेक्स्ट इन एक्सेल, कौन सा फंक्शन एक्सेल में टेक्स्ट को संयोजित करता है, ज्वाइन, मर्ज, कॉन्कैटिनेट, अटैच या नन ऑफ दीज। हम जानते हैं MS एक्सेल में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कॉन्कैटिनेट सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा कॉन्कैटिनेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए, दैट इज कॉन्कैटिनेट। नेक्स्ट, व्हाट डज नाउ फंक्शन रिटर्न इन एक्सेल, बताइए एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या लौटाता है। अब इसको कैसे याद रखें, मैंने आपको बताया था नाउ के ऊपर 2 लोग सवार होके जा रहे हैं, है ना, 2 कौन से हैं, एक डेट है और एक टाइम है। तो नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट और टाइम दोनों को रिटर्न करता है। अभी की डेट और अभी का टाइम रिटर्न करने के लिए जो फंक्शन है दैट इज नाउ फंक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेंट डेट एंड टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट कंप्यूटर कॉमा 3, लेफ्ट कंप्यूटर कॉमा 3 का आउटपुट क्या होगा, बताइए। ये एक फंक्शन आपको गिवन है और इसका आउटपुट आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, कंप्यूटर में लेफ्ट साइड से शुरू करिए और 3 कैरेक्टर्स को लिख दीजिए। तो लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर्स कौन से हैं, COM। तो आंसर क्या हो जाएगा, COM, दैट इज द राइट वन। फिर से देखो, कंप्यूटर टर्म के लेफ्ट साइड से शुरू करना है, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स पिक करिए। तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर्स कौन से होंगे, पहला C, दूसरा O और तीसरा M। तो आंसर है COM। नेक्स्ट, विच फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट विदाउट टाइम, कौन सा फंक्शन समय के बिना वर्तमान दिनांक लौटाता है, यानी ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिटर्न करता है करेंट डेट। डेट को रिटर्न करने वाला टुडे है। टुडे फंक्शन का अगर मैं यूज करूंगा एक्सेल में, टुडे फंक्शन लिखकर, तो आज की जो डेट है ना, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वहां पर। तो करेंट डेट के लिए क्या होगा, टुडे फंक्शन होगा। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू क्लोज द करेंट वर्कबुक इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में वर्तमान कार्य पुस्तिका को बंद करने की शॉर्टकट की बताइए। अगर एक्सेल में हमें क्या करना है, वर्कबुक को बंद करना है, पूरी एक्सेल शीट को नहीं, सिर्फ जो वर्कबुक खुली हुई है उसको बंद करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल W का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, कंट्रोल W, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए, कंट्रोल Q फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए या इरेज करने के लिए, कंट्रोल K हाइपरलिंक के लिए, है ना, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू इंसर्ट द करेंट डेट इन अ सेल, कह रहा इनमें से ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो डेट, वर्तमान दिनांक को डालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या है, डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमीकोलन है, और टाइम की अगर बात की जाएगी तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन होगा। ठीक, देखो आ भी गया। शॉर्टकट टू इंसर्ट द करेंट टाइम इन अ सेल, तो टाइम के केस में क्या होगा, किसी सेल में वर्तमान समय डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
शॉर्टकट टू हाइड द सिलेक्टेड रो इन एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल में चयनित पंक्तियों को छिपाने की शॉर्टकट की क्या होगी? वेरी गुड। हमने क्या कहा था कि अगर रो को हाइड करना है तो इसकी कोई मैंने तरीका भी बताया था आपको, रोना नहीं है, नहीं का मतलब नो, नो का मतलब Ctrl+9, और अगर यहां पे कॉलम्स की बात की जा रही होती तो क्या हो जाता? Ctrl+0 फॉर दी कॉलम्स एंड Ctrl+9 फॉर दी सिलेक्टेड रो को हाइड करने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू एडिट दी एक्टिव सेल इन एमएस एक्सेल, बताइएगा। कह रहा है एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल को संपादित करने की शॉर्टकट की क्या है? और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर सेल को एडिट करना है एक्सेल शीट में तो F2 की प्रेस करेंगे, है ना, और सेल हमारी एडिट हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? F2 फॉर द एडिट ऑफ द एक्टिव सेल। किसी भी सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए, संपादित करने के लिए किस फंक्शन की का यूज होगा? F2 का। नेक्स्ट, व्हाट डज राउंड दिस कॉमा 0 रिटर्न? राउंड फंक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए। राउंड 345.6789, 0 क्या लौटाएगा? 0 का मतलब होता है पॉइंट के आगे से मतलब ही नहीं है, पॉइंट के पहले वाले को राउंड करिए। पॉइंट के पहले क्या है? 345 यानी 345, और इसको राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 की जगह पर 6 आ जाएगा, यानी 346 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर 0 मिल जाए कॉमा के बाद में तो क्या होता है? पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहता, और पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है उसका जो लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है ना, वो आपकी राउंड हो जाती है। तो 345 जो था वो क्या हो गया? 346 हो गया। 345 कन्वर्टेड इनटू 346, यानी कॉमा 0 दिया है इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये बताइए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ राउंड 7.45, 1? राउंड 7.45, 1 का आउटपुट क्या होगा? कॉमा 1 का मतलब पॉइंट के आगे वाला एक डिजिट, इसको राउंड कर दीजिए। तो पॉइंट के आगे क्या गिवन है? 4, 7.45, तो 4 की जगह पर क्या हो जाएगा? 5। वेरी गुड, यानी 7.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो कॉमा 1 का मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 7.4 की जगह पर क्या हो जाएगा? 7.5। ये बताइए, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 12.567, 2? कॉमा 2 का मतलब पॉइंट के बाद दूसरा नंबर राउंड कर दीजिए। पॉइंट के बाद दूसरा नंबर कौन सा है? 5 है, फिर 6 है, 6 को राउंड करेंगे क्या हो जाएगा? 7। तो 12.57 दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट विल काउंट 2, टेस्ट, 5, एक्सेल रिटर्न? कह रहा है काउंट 2, टेस्ट, 5, एक्सेल क्या लौटाएगा? हम जानते हैं कि जो काउंट फंक्शन होता है वो नंबर्स को रिटर्न करता है। नंबर्स का मतलब यहां पर कितने नंबर्स हैं? ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं, एक 2 और एक 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2, यानी 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। लेकिन अगर काउंट की जगह पर काउंट ए लिखा होता तो काउंट ए क्या करता है? जो भी होता है उसको रिटर्न कर देता है। काउंट ए को बोलते हैं काउंट ऑल। तो इस केस में आंसर क्या हो जाता? 2, टेस्ट, 5, एक्सेल में कितनी चीजें गिवन हैं? 4, 2 नंबर हैं और 2 स्ट्रिंग हैं। यस, तो क्या हो जाता? 4 आंसर हो जाता काउंट ए के केस में। और काउंट फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ नंबर्स को रिटर्न करेगा। तो यहां पर कितने नंबर गिवन है? 2 नंबर गिवन है, तो आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। अगर 3 नंबर गिवन होते तो आंसर क्या हो जाता? 3 हो जाता। क्लियर ना? गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज बिग डेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा से कई क्वेश्चन बनेंगे और आएगा ही आएगा। मिनिमम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तक बनते हैं यहां से। बताओ बिग डेटा क्या है? स्मॉल डेटा इन लार्ज वॉल्यूम, large volume, velocity and variety of data, data that is stored in CD, structured data only, या all of these? देखो बिग डेटा का मतलब आप जानते होंगे
कि बड़े बड़े डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बिग डेटा, है ना। और बिग डेटा क्या करता है, बड़े वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम को मेंटेन करता है, वेलोसिटी को मेंटेन करता है और वैरायटी ऑफ डेटा को मेंटेन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, मेंटेन द लार्ज वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी ऑफ डेटा। स्मॉल डेटा तो होगा नहीं, डेटा स्टोर्ड इन सीडी जी नहीं, स्ट्रक्चर्ड डेटा को सिर्फ मेंटेन करेगा नहीं, ऑल ऑफ दीज भी नहीं। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग बिग डेटा। बिग डेटा के प्रसंस्करण से सबसे अधिक कौन सी तकनीक जुड़ी है। कह रहे अगर हमें बिग डेटा को मेंटेन करना है तो हम किस टेक्नोलॉजी का, किस तकनीक का प्रयोग करेंगे, एसक्यूएल, हडूप, एक्सएमएल, विंडोज या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है हडूप सॉफ्टवेयर। हम लोग किस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं बिग डेटा में, हडूप का। क्लियर है। और ये जो हडूप है इसे बोला जाता है अपाचे हडूप। क्यों, क्योंकि इस हडूप फ्रेमवर्क को किस कंपनी ने बनाया, जल्दी से बताइए। जावा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हडूप को किस सॉफ्टवेयर में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड जावा। मर जावा लुट जावा नहीं, है ना, सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड अ जावा लैंग्वेज, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हडूप, जिसे अपाचे हडूप भी बोलते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, तो आंसर क्या होगा, जावा प्रोग्रामिंग में। वेरी गुड। डेटा इन डैश बाइट साइज इज कॉल्ड बिग डेटा। कह रहे डैश बाइट्स आकार का डेटा बिग डेटा कहा जाता है। कितना बड़ा साइज होना चाहिए बिग डेटा का, टेराबाइट में, गीगाबाइट में, पेटाबाइट में, मेटाबाइट में या ऑल ऑफ दीज। तो कह रहे बिग डेटा की जब भी हम बात करते हैं तो साइज कितना होता है, पेटाबाइट होता है ना। बड़ा मतलब पेटाबाइट जितना डेटा तो होना ही चाहिए। तो साइज बिग डेटा का कितना होगा, पेटाबाइट में होगा। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो आएगा ही आएगा। क्या है ये, हाउ मेनी वीज आर देयर इन बिग डेटा। बिग डेटा में कितने वी होते हैं। हम लोग जानते हैं बिग डेटा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, और इसमें कितने वी होते हैं, तो आंसर है 5। कौन कौन से, इनके नाम याद रखिए, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, यानी आयतन, वेग, विविधता, सत्यता और मूल्य। कितने वी हो गए, 5। वॉल्यूम मतलब कितना डेटा रख सकते हैं, वेलोसिटी का मतलब कितनी दूर डेटा जा सकता है, कितना फैला हुआ डेटा होगा, वैरायटी का मतलब कितनी अलग अलग तरीके के डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, वैरायटी। वेरासिटी का मतलब कि डेटा जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना सच्चा है, कितना सत्य है वो डेटा, वेरासिटी। और वैल्यू का मतलब उस डेटा का मूल्य क्या है, उसकी कीमत कितनी है या उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है ना, हमारे लिए उस डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी है, दैट इज कॉल्ड दी वैल्यू या फिर मूल्य। क्लियर। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू, आयतन, वेग, विविधता, सत्यता और मूल्य। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से बिग डेटा का कौन सा वी नहीं है, इनमें से कौन सा बिग डेटा का वी है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ हडूप। निम्नलिखित में से हडूप का घटक क्या है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आता ही आता है वी से या घटकों से। तो अगर हम देखें तो हडूप के कंपोनेंट यानी घटक कौन कौन से होते हैं, यार्न, HDFS, मैप रिड्यूस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। वैसे हडूप के 4 घटक होते हैं, है ना, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट घटक कौन कौन से हैं, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दोस्तों कौन कौन से हैं जिस पर हडूप चलता है। आंसर है यार्न, दूसरा है HDFS, तीसरा है मैप रिड्यूस, है ना। आइए जरा इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि चीजें आपको समझ में आए।
हडूप के जो घटक हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? HDFS है जो हम लोग ने अभी देखा पीछे, यार्न है YARN, और तीसरा है मैप रिड्यूस, चौथा है वो है हडूप कॉमन, है ना, मैप रिड्यूस और हडूप कॉमन। तो एक बार इसको फिर से बोलिए, HDFS, YARN, मैप रिड्यूस और हडूप कॉमन। ठीक, ये 4 कंपोनेंट हो गए। अब इसमें HDFS की फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था कि फाइल सिस्टम क्या होता है, जहां पर चीजों को हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, उसे फाइल सिस्टम बोलते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गई, है ना, तो हार्ड डिस्क में हम लोग फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, तो हार्ड डिस्क जो है वो किस में जाकर बनती है? फाइल सिस्टम से ही बनाई जाती हैं। तो HDFS क्या है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। YARN क्या है? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है YARN की? येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। और ये 4 प्रकार के आपके हडूप कंपोनेंट यानी घटक हैं। अब जरा इनके बारे में समझ लीजिए कि ये है क्या। जो HDFS होता है यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, इसका मेन काम क्या है? फाइल्स को स्टोर रखना, कि ये बड़े डेटा, बिग डेटा में फाइल्स को स्टोर करने का काम किसका है? HDFS का। YARN का काम क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी मेमोरी है, उन सबको मैनेज करके रखने का काम किसका है? YARN का। तो YARN क्या हो गया? मैनेजर हो गया। HDFS क्या हो गया? स्टोरेज हो गई। तीसरा, मैप रिड्यूस का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। कह रहा है हडूप में जो प्रोसेस कर रहा है चीजों को, से क्या बोलते हैं? मैप रिड्यूस बोलते हैं। जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है, ब्रेन है जो हडूप का। और हडूप कॉमन क्या है? लाइब्रेरी यूनिट है। तो हडूप के कितने कंपोनेंट हो गए? 4, HDFS, यार्न, मैप रिड्यूस और हडूप कॉमन। HDFS क्या है? स्टोरेज है। YARN क्या है? रिसोर्स मैनेजर है, मैनेजमेंट देखता है पूरा। मैप रिड्यूस क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट, जो एग्जीक्यूट करेगा, जो प्रोसेस करेगा चीजों को। और हडूप कॉमन क्या है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब जो पूरे हडूप को कंपोनेंट प्रोवाइड करे या चीजों को प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड अ लाइब्रेरी। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। फेसबुक हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर। क्या दुनिया का सबसे बड़ा हडूप फेसबुक के पास में है, यानी मेटा कंपनी के पास में है? जी हां। हडूप 2.0 अलाउज लाइव स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ रियल टाइम डेटा। कह रहे हडूप का नया वर्जन आ चुका है 2.0 या 2.0 इसको बोलते हैं, और इसका यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, यानी जब लाइव जाते हैं तब इसका यूज किया जाता है रियल टाइम में डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल सही। हडूप इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क। कह रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल सही। हडूप वाज को फाउंडेड बाय डॉग कटिंग एंड माइक कैफेरेला। बिल्कुल सही कि हडूप जो है वो ओपन सोर्स भी है, और इसको किसने बनाया है? हडूप को माइक ने। हडूप को क्या लेकर बनाया गया? माइक लेकर बनाया गया। और जब माइक से बोल रहे तो सामने कुत्ता आ गया, यानी डॉग आ गया, उसको काट डाला, है ना। तो कैसे याद रखना है? हडूप को किसने बनाया? हडूप का लोगो क्या है? हाथी, है ना। तो हाथी को भगाने के लिए माइक का प्रयोग किया गया ताकि उसके कानों में बाज जाए। तो माइक कैफेरेला हो गया। और जब माइक से बोल रहे थे तो सामने कुत्ता आ गया, यानी डॉग आ गया, और डॉग को काट दिया गया, यानी डॉग कटिंग हो गया। अब याद रहेगा ना, माइक कैफेरेला और डॉग कटिंग, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? हडूप को बनाया। ऑल आर ट्रू, यानी इसमें से जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सब क्या हैं? सही हैं, यानी वैलिड है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? फेसबुक सबसे बड़ा हडूप क्लस्टर है, पहला पॉइंट। हडूप 2.0 रियल टाइम के लिए। हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, और हडूप को किसने बनाया है? माइक कैफरेला और डॉग कटिंग। हॉट डॉग नहीं है, डॉग कटिंग है। नेक्स्ट,
अब अपाचे हडूप होता क्या है, एक बार देखो डिटेल में समझ लो इसको। क्या है ये, कह रहे हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सही, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। इसका प्रयोग ऐसे डेटा को एनालाइज और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है जो साइज में बहुत बड़ा हो, है ना, जो बड़े बड़े डेटा हैं उनको स्टोर करना हो, जो बड़े बड़े डेटा हैं उन पे रिसर्च करनी हो, जो बड़े बड़े डेटा हैं उन पर एनालिसिस करनी हो, तो हम किसका यूज करेंगे, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क या सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, वेरी गुड। अपाचे हडूप, है ना, इसे क्या बोला जाता है, हडूप कहें या अपाचे हडूप सॉफ्टवेयर कहें, बात एक ही है। हडूप को जावा में लिखा गया है ना, इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, मर जावा लुट जावा नहीं, है ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में। इसका प्रयोग फेसबुक भी करता है, ट्विटर भी करता है, फेसबुक यानी मेटा, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू और अन्य कंपनियों द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इन सबके पास में देखो बहुत ज्यादा डेटा है ना, मेटा के पास भी, फेसबुक के पास भी, ट्विटर के पास भी, लिंक्डइन के पास भी, है ना, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, व्हाट्सएप, ये सब बिग डेटा का प्रयोग करते हैं डेटा पर एनालिसिस करने के लिए, स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ हडूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इन बिग डेटा। कह रहे हडूप का कौन सा घटक बिग डेटा में वितरित भंडारण के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है स्टोरेज के लिए। अभी मैंने बताया था कि जो स्टोरेज है वो कहां पर होगा, फाइल सिस्टम में होगा, यानी HDFS में होगा। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या होगी, भंडारण होगा, यानी स्टोरेज होगी, बताया था ना पीछे। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज्ड फॉर क्वेरिंग डेटा इन हडूप यूजिंग SQL लाइक कमांड। कह रहे SQL जैसे कमांड का उपयोग करके हडूप में डेटा क्वेरी करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। अब हडूप क्या है, जिसमें बहुत सारा डेटा है। अब डेटा को अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, SQL जैसी ही क्वेरी चलाएंगे, तब जाकर डेटा उसमें से निकल के आएगा, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़ा है, ऐसे निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्वेरी चलाएंगे डेटा को निकालने के लिए। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं दोस्तों हाइव। क्या बोलते हैं, हाई नहीं बोलते, हाइव बोलते हैं। हाइव क्या है, जब हडूप में जो डेटा स्टोर है उसको हमें एक्सेस करना है, निकालना है उसमें से कुछ डेटा, तो हम वहां पर एक SQL जैसी ही क्वेरी चलाते हैं और इस क्वेरी को क्या बोलते हैं, हाइव बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ NoSQL डेटाबेस ऑफन यूज्ड विद बिग डेटा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा NoSQL डेटाबेस अक्सर बिग डेटा के साथ उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या है ये, देखो SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, NoSQL का मतलब होता है जहां पर स्ट्रक्चर ना हो। और हडूप में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, है ना, पहले गैदर कर लेते हैं, फिर कलेक्ट कर लेते हैं जहां से भी मिलता है, फिर बाद में एनालाइज करते हैं डेटा पर। तो वो क्या डेटा स्ट्रक्चर्ड होगा, नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, जिसको NoSQL बोला जाता है। और NoSQL डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए बिग डेटा में जिस डेटाबेस का प्रयोग हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड MongoDB। किस डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है, MongoDB NoSQL डेटाबेस का प्रयोग करते हैं। आजकल किसका सीजन है, मैंगो का है ना, आम का सीजन है ना। मैंगो की जगह पे याद रखिएगा दैट इज नॉट मैंगो, दैट इज मोंगो। MongoDB यानी डेटाबेस। ये कैसा डेटाबेस है, NoSQL डेटाबेस है जो बिग डेटा के साथ में प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच टूल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन हडूप एंड RDBMS। कह रहे हडूप और RDMS के बीच में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हडूप और RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर इन दोनों के बीच में हमें डेटा को ट्रांसफर करना है, हडूप और RDBMS के बीच में, तो हम किसका यूज करेंगे, स्कूप का यूज करते हैं, है ना। डेटा ट्रांसफर के लिए किसका यूज करते हैं, अपाचे स्कूप का।
SQOOP, हडूप एंड RDBMS के बीच डेटा ट्रांसफर, आंसर इज स्कूप। नेक्स्ट, व्हाट इज अपाचे पिग यूज्ड फॉर इन बिग डेटा? अपाचे में एक टर्म है, बिग डेटा में एक टर्म है जिसे बोला जाता है अपाचे पिग, है ना। पिग का मतलब तो सुअर होता है, यहां पर वो पिग नहीं है, यहां क्या है, बिग डेटा में अपाचे पिग का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर है एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहे अपाचे पिग क्या करता है, ध्यान से समझो, एनालाइज करेगा बड़े डेटा को कि कौन सा डेटा सही है, कौन सा डेटा गलत है। किसकी मदद से? जावा की मदद से। और जावा क्या है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज है? यस। और इस टर्म को बोल दिया गया अपाचे पिग। देखो इसका जो लोगो है वो क्या है ना, एक बड़ा सा आपको डायमंड टाइप का दिख रहा होगा, प्यारा सा भी है। यस, तो ये क्या कर रहा है, बड़े डेटा को हाई लेवल लैंग्वेज यानी जावा की मदद से एनालाइज करने में मदद कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पिग, यानी अपाचे पिग। एनालाइज करने का मतलब कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से कौन सा डेटा वर्दी है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है ना। ये एनालाइज करने का काम किसका है? अपाचे पिग का है। नेक्स्ट, इन स्विच नेटवर्किंग डिवाइस डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ, बताइए स्विच नेटवर्किंग डिवाइस में डेटा किस रूप में भेजा जाता है? स्विच की अगर हम लोग बात करें तो स्विच किस OSI मॉडल में प्रयोग किया जाता है? ब्रिज और स्विच, स्विच और ब्रिज, डेटा लिंक लेयर पर। और डेटा लिंक लेयर पर डेटा कैसे ट्रेवल करता है? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेम्स, यानी सेकंड इज द करेक्ट वन। देखो पता आपको सब है, बस आपस में जोड़ना आना चाहिए चीजों को। आपने देखा क्या? स्विच, तो आपका दिमाग तुरंत पहुंच जाना चाहिए कि सर ने बताया था कि स्विच और ब्रिज और मॉडम ये तीनों हमारे डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, बताया था ना। डेटा लिंक लेयर पर क्या काम करता है? मैक एड्रेस। डेटा लिंक लेयर पर डेटा कैसे ट्रेवल करेगा? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। फिजिकल लेयर में कैसे ट्रेवल करेगा? बिट्स के फॉर्मेट में, बताया ना। बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, सेगमेंट, डेटा डेटा डेटा। यस। नेक्स्ट, अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड एट द फिजिकल लेयर टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस इन द नेटवर्क। कह रहा है यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग नेटवर्क में कई डिवाइसेस को जोड़ने के लिए भौतिक स्तर पे प्रयोग किया जाता है। किस स्तर पे? फिजिकल लेयर पर। अब फिजिकल लेयर पर कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं? तो आपने कहा सर हब और रिपीटर। क्या हब गिवन है यहां पर? हाँ। क्या रिपीटर गिवन है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हब इज द करेक्ट आंसर। और हब कैसी डिवाइस है? ब्रॉडकास्ट डिवाइस में आती है ना। हब का काम क्या है? ब्रॉडकास्ट करना। नेक्स्ट, टेलीविजन एंड रिमोट कम्स अंडर विच ट्रांसमिशन मोड ऑफ नेटवर्किंग। कह रहा है जो टेलीविजन है या रिमोट है या कीबोर्ड है या माउस है ना, ये किस तरीके के ट्रांसमिशन मोड प्रोवाइड करते हैं? सिंप्लेक्स। एक डायरेक्शन में काम करता है टेलीविजन, या रिमोट हो गया टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, है ना, या आपका कीबोर्ड या माउस इन यूनि डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर रेफर्ड टू एज। किसी नेटवर्क में भाग लेने वाले कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है। नोड्स का मतलब वो कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है ना, वो फैक्स मशीन भी हो सकती है, वो प्रिंटर भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नोड्स। नेक्स्ट, लेटेस्ट ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट इज कॉल्ड। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का नवीनतम ऑनलाइन संस्करण क्या है? ऑफिस 365 है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट 365 भी बोलते हैं। यानी अगर ऑप्शन में ऑफिस 365 होता तो वो भी सही था। माइक्रो 365 है माइक्रोसॉफ्ट, ये भी सही है। अगर यहां पर लेटेस्ट वर्जन पूछ रहे होते MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या MS ऑफिस का, तो आंसर क्या होता? MS ऑफिस 2024 है ना, 2024 इज द लेटेस्ट वन। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? नाम बताइए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब
जो कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एंटीवायरस क्या यूटिलिटी है? हाँ। डिस्क क्लीनअप क्या यूटिलिटी है? हाँ। डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये भी यूटिलिटी है। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। परीक्षण के आधार पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वो सॉफ्टवेयर जो पहले फ्री है ट्रायल बेसिस के लिए कुछ दिनों के लिए, बाद में पेड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। शेयरवेयर का मतलब जैसे विनजिप है ना, स्टार्टिंग में फ्री, बाद में पेमेंट मांग लेता है, 1 हफ्ते के लिए फ्री होता है, 10 दिन के लिए फ्री होता है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ शेयरवेयर। इसको कई बार ट्रायल वेयर भी बोलते हैं। फ्री वेयर क्या होता है? जो फ्री है बिल्कुल। ओपन सोर्स क्या होता है? जो फ्री भी है, जिसके कोड को देख भी सकते हैं और जिसमें बदलाव भी कर सकते हैं। नैगवेयर क्या होता है? जो इरिटेट करता है ना, जो बार बार पॉपअप लाके कहता है क्लिक करो मेरे ऊपर, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, या बाय मी बाय मी बाय मी, है ना, ऐसे इरिटेट करने वाले सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड नैगवेयर। क्लियर? नेक्स्ट, टेलीग्राम फाउंडर डैश हु वाज अरेस्टेड इन फ्रांस ऑन चार्जेस ऑफ फेलिंग टू कर्ब इलीगल कंटेंट ऑन द ऐप। हाल ही में आपने सुना होगा टेलीग्राम के जो संस्थापक हैं उनको ऐप पर अवैध सामग्री पर अंकुश लगाने में विफल रहने के आरोप में फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था। सुना है ना आपने? लेटेस्ट न्यूज है अभी कुछ समय पहले की ही। टेलीग्राम चर्चा में भी था कि बंद हो जाएगा टेलीग्राम। यस, तो इसके फाउंडर कौन है जिनको पकड़ लिया गया था इलीगल कंटेंट डालने की वजह से? क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा इलीगल कंटेंट भी था, है ना, तो कहा कि इनका कंट्रोल ही नहीं है टेलीग्राम पे। तो पापा हैं पैवेल ड्यूरोव, है ना, इनको जेल हुई थी। टेलीग्राम के फाउंडर दैट इज पैवेल ड्यूरोव, पीडी। नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है? हम जानते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब कंट्रोल एच जब दबाएंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फाइंड में जो हमें फाइंड करना है वो लिखेंगे, जिसके द्वारा रिप्लेस करना है जिसके थ्रू वो लिखेंगे, रिप्लेस हो जाएगा सभी में, है ना। आंसर क्या है? कंट्रोल प्लस एच फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। बताइए कौन सी प्रोटोकॉल इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यवसायिक नेटवर्क की नींव है, फाउंडेशन है, बेस है? बिल्कुल सही, बेबी को बेस पसंद है और फाउंडेशन को टीसीपी आईपी पसंद है। क्या आंसर होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द बेस प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट या फाउंडेशन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। एचटीटीपी क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए। टेलनेट क्या है? रिमोट प्रोटोकॉल। डीएचसीपी क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक असाइन करने के लिए या आईपी एड्रेस को डायनेमिक एलोकेट करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? कह रहे कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर, ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जिनको आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, जिनको हम लोग नॉर्मल ट्रांसलेटर्स भी बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है? सिस्टम, एप्लीकेशन, ओपन सोर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, दीज आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनका होना अनिवार्य होता है ना। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका होना कंपलसरी है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ड्राइवर्स, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। नेक्स्ट, रोम इज मेड अप ऑफ। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम किससे बनी होती है? नैंड और नॉर डिकोडर, डिकोडर एंड और गेट, नैंड एंड डिकोडर या नन ऑफ दीज? हम जानते हैं रोम रीड ओनली मेमोरी है जो बूटिंग में मदद करती है
है ना, दैट हेल्प्स इन दी बूटिंग प्रोसेस। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर बोलते हैं। EEPROM का एडवांस्ड फॉर्म फ्लैश मेमोरी होता है। सब याद आ रहा है ना चीजें। और रोम किससे मिलकर बनी होती है? डिकोडर और OR गेट, दो चीजें होती हैं रोम के अंदर। एक डिकोडर लगा होता है जो चीजों को डिकोड करता है अपनी भाषा में, जो कन्वर्ट करता है अपनी भाषा में, और OR गेट लगा होता है। OR गेट बेसिक गेट आपको पता है ना, बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और नॉट। तो रोम में कौन सा गेट लगा होता है? दैट इज OR गेट, और साथ में डिकोडर। नेक्स्ट, द प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी मेमोरी बोले या मेन मेमोरी बोले एक ही बात है। ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कह रहे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसमें रैम होगी, रोम होगी, बोथ रैम एंड रोम होगी, कैशे मेमोरी होगी या बफर मेमोरी होगी। बिल्कुल सही। हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी में दो आती हैं हमारी मेन, एक रैम और एक रोम, यानी बोथ रैम एंड रोम इज द करेक्ट वन, जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। सिस्टम की बूट सेक्टर की फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित होती हैं? रोम में। बूटिंग रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, कंप्यूटर को ऑन करने से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, वो सब कहां स्टोर होंगी? दैट इज इन रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी में। क्लियर है? और रोम किससे रिलेट करता है? बायोस से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, याद आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड। कह रहे निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, बोथ 2 and 3 या बोथ 1 and 2। करेक्ट आंसर है डायनेमिक रैम। जो लैपटॉप में यूज होती है, जो मोबाइल फोन में यूज होती है, वो डायनेमिक रैम है। और डायनेमिक रैम किससे मिलकर बनती है? ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से मिलकर बनती है। वो रैम जो बार बार रिफ्रेश होती है, डायनेमिक है। स्टैटिक रैम का यूज कैशे मेमोरी को बनाने के लिए करते हैं, याद है ना। और एसडी रैम डेट और टाइम को डिस्प्ले करती है सीमॉस बैटरी के साथ मिलकर। तो सीमॉस बैटरी आए, डेट और टाइम आए, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, द डैश लेयर इज इन चार्ज ऑफ द एरर फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रेम्स। अब देखो यहां पर कितनी चीजें दी हुई हैं। डैश परत डेटा फ्रेम की त्रुटि मुक्त परिवहन का प्रभारी है। हम जानते हैं फ्रेम्स किस में आता है? फ्रेम्स आता है डेटा लिंक लेयर यानी दूसरी लेयर में। एरर फ्री, कोई भी त्रुटि नहीं होने देंगे, कोई गलती नहीं होने देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? डेटा लिंक लेयर की। तो एरर फ्री कहें या डेटा फ्रेम्स की बात हो, दोनों केसेस में आंसर क्या हो गया? मैक एड्रेस की बात हो तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर कितनी दो सब लेयर में डिवाइडेड है? प्रीवियस सेशन में बताया था। ऊपर वाली सब लेयर है LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और नीचे वाली सब लेयर है मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश वॉज रिलीज्ड इन डैश एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। कह रहे डैश को मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर पर डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में डैश में जारी किया गया था। मैक की अगर बात करें तो ये मैकिंटोश किसका है? एप्पल का है। और एप्पल के ब्राउजर का नाम क्या है? सफारी। क्या सफारी कहीं दिख रहा है? जी हां। और सफारी कब रिलीज किया गया? 2003 में। देखो सफारी तो दो जगह है, लेकिन ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो सफारी वॉज रिलीज्ड इन 2003 एज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑन मैकिंटोश पर्सनल कंप्यूटर। मैक पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी का है? एप्पल का। एप्पल में चलने वाला जो ब्राउजर है वो कौन सा है? सफारी। कब रिलीज किया गया? 2003 में। वेरी गुड। नेक्स्ट,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैरिटी बिट? कह रहे पैरिटी बिट का क्या उद्देश्य होता है कंप्यूटर में या ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो पैरिटी बिट का यूज हम लोग करते हैं सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर चेक करने के लिए, यानी टू डिटेक्ट द एरर। एरर आखिरकार कहां पर है ना? ये कौन बताती है? पैरिटी बिट बताती है कि किस पार्टिकुलर ब्लॉक, किस पार्टिकुलर सेल में एरर है ना? इसको हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरिटी बिट टू डिटेक्ट द एरर। एरर का पता लगाने के लिए पैरिटी बिट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट फॉर? इंटरनेट पर हाइपरलिंक दस्तावेजों का संग्रह क्या बनाता है? अगर हाइपरलिंक के कलेक्शन की बात करें तो ये क्या बनाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब बनाएगा। जी हां, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? हाइपरलिंक का कलेक्शन ही तो है। हम एक पेज पर क्लिक करते हैं, एक लिंक पर क्लिक करते हैं, दूसरा पेज खुल जाता है, फिर दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं, तीसरा पेज खुल जाता है। तो क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब है हाइपरलिंक? यस, है ना, याद रखिएगा। साइज ऑफ IPv4 इज डैश एंड IPv6 इज डैश। IPv4 का आकार कितना है और IPv6 का कितना? हम जानते हैं IP एड्रेस OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पैकेट्स पर काम करते हैं, और IP एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 की रेंज 0 से 255 के बीच में होती है। IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में होगा और IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। IPv4 32 बिट का होगा और IPv6 128 बिट का। तो 32 और 128 मींस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। याद हो गया ना अभी तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डैश इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड 2019 या 2021 या 2024 किसी भी वर्जन में बात करें तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने यानी वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या है? F7, यानी ऑप्शन 5 इज द राइट वन। और ये कहां मिलता है? रिव्यू टैब के प्रूफिंग के अंदर। स्पेलिंग या ग्रामर या थेसोरस, है ना, ये सब कहां देखने को मिलता है? अंडर रिव्यू टैब, अंडर प्रूफिंग ऑप्शन। प्रूफिंग में कितनी चीजें मिलती हैं? 3, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस और वर्ड काउंट। क्लियर है? नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट डैश इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग द थेसोरस इन MS वर्ड। किसी भी वर्जन में बात करें 2016, 2019, 2021, 2024, MS वर्ड 2016 में थेसोरस को लागू करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्या है? Shift + F7 फॉर द थेसोरस पॉइंट ऑफ व्यू। थेसोरस का मतलब होता है एंटोनिम और सिनोनिम। अगर हमें समान शब्द या विपरीत शब्द प्राप्त करने हैं, है ना, तो हम लोग थेसोरस का यूज करते हैं और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Shift + F7 होगी। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं चेंज केस, अपर केस, लोअर केस, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? Shift + F3। वेरी गुड, है ना, याद हो रही हैं चीजें धीरे धीरे, लिप्स पर आ रही हैं चीजें धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क? पूरी तरह से कनेक्टेड मैश नेटवर्क में 12 डिवाइसेस लगी हुई हैं। इनको जोड़ने के लिए कुल कितने कनेक्शन यानी लिंक की आवश्यकता है? ऐसी क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी आपको करवाया था, याद आया? इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, N(n-1) डिवाइडेड बाई 2। कितने नोड्स गिवन हैं, कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं? 12। तो 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाई 2। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 132 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया? दैट इज 66, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। समझ में आया? तो जब कभी भी मैश नेटवर्क की बात होगी, मैश टोपोलॉजी की बात होगी, जो कि सबसे रिलायबल भी है, होम ऑटोमेशन में प्रयोग की जाती है, राउटर्स यहां पर यूज किए जाते हैं। यस,
और हर एक नेटवर्क, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड अ मैश टोपोलॉजी या मैश नेटवर्क। और इसका फॉर्मूला क्या है, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n का मतलब है नोड्स या नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड। क्लियर है? नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर सब्सटीट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। बताइए, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया और रोम में संग्रहित किया गया। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर। सीसीटीवी कैमरा, रिमोट, सिग्नल्स, ये सब क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज फर्मवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following layer is responsible for syntax and semantic of data in OSI model? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी परत OSI मॉडल में डेटा को सिंटैक्स और शब्दार्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिंटैक्स और सेमेंटिक, सिंटैक्स और शब्दार्थ। द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी लेयर होती है? जल्दी से बताइए। 6th लेयर ऑफ द OSI मॉडल, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें मेन काम क्या है इसका? ट्रांसलेशन, शन वाला सारा काम है। ट्रांसलेशन, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन या सिंटैक्स एंड सिमेंटिक, है ना। ये सारे काम किस लेयर के होते हैं? प्रेजेंटेशन लेयर के। प्रेजेंटेशन लेयर में कौन सी डिवाइस काम करती है? गेटवे। प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल होगा? डेटा किस फॉर्मेट में ट्रेवल होगा? अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो डेटा के फॉर्मेट में ही ट्रांसफर होगा। डिवाइस कौन सी यूज होगी? गेटवे होगी। और सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये सारा काम किसका है? प्रेजेंटेशन लेयर का। और एप्लीकेशन लेयर पर क्या काम कर रहा है? एप्लीकेशन लेयर जो कि 7वीं लेयर है। और एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो इस पर HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, है ना, ये सारी प्रोटोकॉल काम करती हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब आखिरी वाली लेयर पर काम करती है। क्लियर? नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोस? बताइए। Alt+F8। मैक्रोस किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में। शॉर्टकट की क्या है? Alt+F8। मैक्रोस का काम क्या है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करना। और मैक्रोस किस लैंग्वेज में बनाए जाते हैं? विजुअल बेसिक, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? 6.0। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज टू रिबूट द कंप्यूटर? कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड यूज की जाती है? बताइए। हियर आर दी ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट टू रीस्टार्ट या रीबूट दी कंप्यूटर, है ना। जानते हैं हम लोग, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। तो कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट दैट इज यूज्ड टू रीस्टार्ट एंड रीबूट दी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव सेल रेफरेंस इन MS Excel 365? निम्नलिखित में से कौन MS Excel 365 में एक सापेक्ष सेल संदर्भ है? बताइए। बहुत बढ़िया। हम जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग को डॉलर के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डॉलर का होना कंपलसरी है। सेल रेफरेंसिंग का मतलब होता है रेंज ऑफ दी सेल। और कितने सेल रेफरेंस होते हैं? 3 प्रकार के, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। रिलेटिव में क्या कोई डॉलर का प्रयोग होगा? नहीं, रिलेटिव में नहीं होता, यानी C2 इज द करेक्ट आंसर। A1, B1, C1, C2 ऐसे होते हैं रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर का प्रयोग होगा, जैसे $A, $1। मिक्स्ड 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स्ड कॉलम और एक फिक्स्ड रो, यानी $A1 ये क्या हो गया? फिक्स्ड कॉलम, यहां पर कॉलम को फिक्स कर दिया गया। और $1 क्या हो गया? यहां पर रो को फिक्स कर दिया गया। तो मिक्स्ड रेफरेंस में या तो रो को फिक्स करेंगे या तो कॉलम को फिक्स करेंगे। तो फिक्स कॉलम को करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा $A1, और अगर रो को फिक्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा $A1। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम, निम्न में से किसके पास सबसे तेज एक्सेस टाइम है, यानी फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर, क्या गिवन है, नहीं। इसके बाद कौन सी आती है, कैशे, क्या गिवन है, नहीं। इसके बाद कौन सी आती है, रैम, क्या गिवन है, हां। सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब रैम और रोम, क्या रैम फास्टेस्ट है, यस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सीपीयू, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का मुख्य कार्य है, स्टोरिंग डेटा, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, इनपुट एंड आउटपुट, नेटवर्किंग, या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसका मेन काम होता है एग्जीक्यूट करना, यानी प्रोसेस करना, यानी एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। और सीपीयू के कितने घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, 3, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू। सीयू क्या करता है, डिकोड करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है चीजों को। एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिकली और लॉजिकली चीजों को हैंडल करता है, प्लस माइनस डिवाइड, है ना, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फलाना ढिमकाना। प्लस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, या गेट्स पर एंड और नॉट, है ना, ये सब एएलयू का काम हो गया। और एएलयू का जो रिजल्ट होता है वो कहां पर स्टोर होता है, याद है, द रिजल्ट ऑफ द एएलयू इज स्टोर्ड इन दी, वेरी गुड, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, है ना, बताया था एएलयू का रिजल्ट कहां स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। और तीसरा सीपीयू का घटक कौन सा था, मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं, है ना। और जो कैसी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है। याद है ना चीजें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम, बताइए। गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। इनकॉग्निटो मोड क्या होता है, आप लोग ने देखा होगा गूगल क्रोम में जब कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं तो एक इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है ना। और इसका यूज वही लोग करते हैं जो चाहते हैं कि हिस्ट्री मेंटेन ना हो। यस, कि जो भी हम सर्च करें ब्राउजर पर, गूगल क्रोम पर, इनकॉग्निटो मोड पर, उसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन ना हो, हम एनोनिमस होके सर्च कर पाए, गुप्त रूप से अपनी सर्च को कर पाए, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। आंसर क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन, दैट इज द शॉर्टकट की, है ना। ये वाला पेज ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकॉग्निटो मोड। नेक्स्ट, हाउ मेनी पिंस आर देयर इन USB-C कनेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। कनेक्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता है। USB-C कनेक्टर में कितनी पिन होती हैं, आजकल जो लेटेस्ट वाले कनेक्टर हैं वो कौन से हैं, USB-C कनेक्टर होते हैं। और इसमें कितनी पिन होती हैं, 24 कनेक्टर्स, 24 पिंस। USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, अजय भट्ट के द्वारा बनाया गया, भारतीय है इसको बनाने वाले USB, है ना, मिस्टर अजय भट्ट। RJ45 पिन की अगर बात करें तो इसमें 8 पिन होती हैं, और RJ45 का यूज करते हैं लैन केबल में, जिसे ईथरनेट केबल बोलते हैं। RJ11 टेलीफोन लाइंस में कनेक्टर जो लगा होता है उसे बोलते हैं RJ11। रजिस्टर्ड जैक 11, इसमें 6 पिन होती हैं आपकी। और HDMI केबल जो कि हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है, इसमें 19 पिन होती हैं, यानी 19 पिन होती हैं। तो आपको याद क्या रखना है, USB-C 24 पिन 24, RJ45 8 पिन ईथरनेट केबल, RJ11 6 पिन टेलीफोन लाइंस, HDMI टोटल 19 पिन्स। क्लियर है। 60, what type of network media carries data encoded into impulses of light, किस प्रकार का नेटवर्क मीडिया प्रकाश के आवेगों में इनकोडेड डेटा ले जाता है। कितना आसान है, लाइट का मतलब बहुत तेज। ऐसा कौन सा नेटवर्क मीडिया है जो बहुत तेजी से डेटा को ले जाने का काम करता है, कोई केबल होगी, और वो केबल कौन सी होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको फाइबर ऑप्टिक केबल भी बोलते हैं, या समुद्र के नीचे उसको सबमरीन केबल भी बोलते हैं, है ना, समुद्र के नीचे लगाई जाती हैं, दैट इज कॉल्ड सबमरीन केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल।
जिसकी स्पीड लाइट में मेजर की जाती है ना, बहुत तेज होती है ये केबल्स, डेटा को बहुत जल्दी ट्रांसफर करती है। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होगा तो आपके घर में भी फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रयोग किया गया होगा राउटर से कनेक्ट करते हुए। यस, तो आउट ऑफ 60 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के सेशन का क्वेश्चन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मैंने आपको कई बार बताया कि ये स्लोएस्ट कनेक्शन होता है जो टेलीफोन लाइन से जोड़ेगा, और ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, है ना, ये भी बताइएगा। और इन कनेक्शन में किस नेटवर्किंग डिवाइस का प्रयोग होगा, राउटर, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर या स्विच, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट करके बताइएगा अगर पता है तो। अगर नहीं पता तो लिख दीजिएगा कि सर पता तो नहीं है, ऐसा होगा नहीं, टैलेंटेड आप हैं। और अगर आता है और बताएंगे नहीं तो लिख दीजिएगा सर आता है लेकिन बताएंगे नहीं। यस, तो अगर पसंद आया हो सेशन तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कंप्यूटर में चाहते हैं कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना, टॉपिक वाइज पढ़ना, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपी SSSC के बेसिक टू एडवांस कोर्स, टॉपिक वाइज वीडियोस, PDF मॉक टेस्ट लेने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। बस पेशेंस रखिए एग्जाम में, है ना। ये सोचिए कि हमें सब कुछ आता है, चीजों को बार बार रिवाइज करिए। ऑप्शन के साथ आपको एग्जाम में मिलेगा, अगर पढ़ा हुआ है ना, तो रिकॉल हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि चीजें भूल रहे हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे जैसे आप एग्जाम के करीब आएंगे ना, आपको लगेगा चीजें वॉश आउट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ऑप्शन आपके सामने आते हैं ना, तो चीजें आपको रिकॉल हो जाती हैं। इसलिए मैक्सिमम रिवाइज करिए, मैक्सिमम पढ़िए। आखिरी में पढ़ा हुआ ही ज्यादा काम आता है ना, क्योंकि इस समय आपका माइंड बड़ा ही एक्टिवली काम करता है। तो होप कि आप सब बढ़िया परफॉर्म करेंगे एग्जाम में। मेहनत जो कर रहे हैं आपके टीचर्स, है ना, आपके घर वाले आपके साथ और आप खुद अपने साथ, उसमें 100% सेटिस्फैक्शन के साथ 100% रिजल्ट लेकर आप आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।